की कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी थोपी गई, संविधान का गला घोटा गया, पूरे देश को बना दिया गया एक खुली जेल। इंदिरा गांधी ने रेडियो पर कहा, देश खतरे में है, लेकिन असली खतरा उस तानाशाही सोच से था जिसने विरोध की हर आवाज को कुचल डाला। आज हम बताएंगे कैसे कोर्ट का एक फैसला, एक आंदोलन और एक डरी हुई सत्ता बन गई लोकतंत्र की सबसे काली रात। आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। 25 जून 1975 की रात एक लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को कैद कर डाल दिया गया था। आधी रात का वो वक्त जब एक रेडियो संदेश ने पूरे देश को चौंका दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा, देश खतरे में है, लेकिन असली खतरे में कौन था? भारत का लोकतंत्र या इंदिरा गांधी की कुर्सी? दिल्ली में इस संसद के बाहर भले ही आपको आज सब कुछ सामान्य सा लग रहा हो, लेकिन आज से ठीक 50 साल पहले लोकतंत्र को कैद करने का षड्यंत्र यहीं से शुरू हुआ था। 25 जून 1975 की आधी रात को सत्ता की हिफाजत के नाम पर संविधान के सीने पर आपातकाल को थोप दिया गया था और उसी काली रात को हिंदुस्तान आज भी याद कर रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 12 जून 1975 से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। जज जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया। आरोप थे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और भ्रष्ट आचरण। कोर्ट का फैसला साफ था, इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रही, यानी प्रधानमंत्री नहीं रह सकती। सत्ता की नींव हिल चुकी थी। यहीं से हिला था दिल्ली का तख्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया था। ये सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं था, ये एक सत्ता को चेतावनी भी थी कि लोकतंत्र में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन इस फैसले का जवाब मिला संविधान को ताक पर रखकर। इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां भी राहत अधूरी मिली। संसद में वोटिंग का हक छिन गया और इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए संविधान का गला घोंट दिया। उधर देश भर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन उफान पर था। जेपी ने छात्रों, जवानों और अफसरों से खुला आह्वान कर दिया, अन्याय के आदेश मत मानो, जिसके बाद से दिल्ली की सत्ता कांप रही थी। असल में इंदिरा गांधी की सत्ता में आने की कहानी भी संघर्ष और सत्ता संतुलन से भरी थी। 1969 में कांग्रेस टूट चुकी थी। इंदिरा कांग्रेस अकेले दम पर सत्ता में थी। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा देकर ऐतिहासिक बहुमत मिला। इसी साल बांग्लादेश युद्ध में जीत ने उन्हें राष्ट्र नायिका बना दिया था। लेकिन हर जीत के पीछे छिपा था सत्ता खोने का डर। इसी डर से लोकतंत्र को कैद करने की पटकथा लिखी गई। उन्नीस से देश में महंगाई आसमान छू रही थी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जन असंतोष की लहरें उठने लगी थी। 1974 में रेल हड़ताल हुई, जिसे बेरहमी से कुचला गया। लोकतंत्र की जमीन दरकने लगी। भ्रष्टाचार पर संसद में सवाल उठने लगे।
सत्ता की परछाई अब भरोसे की नहीं, भय की बन चुकी थी। तेजी से बिगड़ते हालात में सत्ता ने सुरक्षात्मक नहीं, आक्रामक रूप अपना लिया। आने वाली हर आवाज को कुचलने की तैयारी थी। मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के जरिए हजारों लोगों को बिना मुकदमे जेल में ठूंस दिया गया। प्रेस पर ताले लगने लगे। बिजली काटो, अखबार रोको, ये नारा नहीं, सरकारी आदेश था। संसद रबर स्टैंप बन चुकी थी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंखें मूंद ली थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई जैसे तमाम विपक्षी नेता जेल में थे। देश की आवाज को बंद कर दिया गया था और लोकतंत्र एक खामोश कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था। लोकतंत्र का मतलब बन चुका था एक नेता, एक आदेश और एक डर। पच्चीस जून 1975 की रात लोकतंत्र पर हमला नहीं हुआ था, उसका गला घोटा गया था। सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को नहीं, देश के संविधान को कैद कर दिया गया था। यह आपातकाल नहीं था, यह सत्ता का आप हद काल था। इस इमारत की खिड़कियां आज खुली हैं, लेकिन 1975 में यहां अंधेरा था। इंदिरा सरकार ने प्रेस की बिजली काट दी थी। हर खबर सरकार की मोहताज थी, सरकार की मेहरबानी पे थी और संपादकों को जेल भेज दिया गया था। अखबारों के पन्नों ने तानाशाही के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था। इमरजेंसी में कलम पर ताले लगे थे और सच जेल की सलाखों के पीछे देखा गया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 352, जिसे देश की सुरक्षा के लिए लिखा गया था, लेकिन उसका इस्तेमाल सत्ता की सुरक्षा के लिए हुआ, क्योंकि आंतरिक अशांति का हवाला देकर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया गया। लेकिन असल अशांति सत्ता के गलियारों में थी, जहां एक महिला नेता को अपने सिंहासन के डगमगाने का डर था। पच्चीस जून की वो रात केवल सत्ता का फैसला नहीं था, वो इतिहास का लोकतंत्र के चेहरे पर करारा तमाचा था। जब संविधान ने चीखना चाहा, उसे चुप करा दिया गया और जो देश हम भारत के लोग से शुरू होता है, वो मैं और सिर्फ मैं के इरादे में जकड़ गया। आज 50 साल बाद वो घड़ी फिर याद आ रही है। लोकतंत्र कोई सुविधा नहीं, ये लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के खून पसीने से हासिल की गई विरासत है। ये कहानी केवल एक फैसले की नहीं, ये पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के गला घोटने की दास्तान है, जहां एक रात में देश को जेल बना दिया गया और जनता को कैदी। आज 50 साल बाद भी 25 जून की आधी रात हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र को कोई बाहर से नहीं, भीतर से मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कभी सोचा है कि अगर आधी रात को कोई आपके घर का दरवाजा तोड़ दे, आपको सोते से उठा ले और कहे कि अब आपको चुप रहना है, अब आपको सवाल नहीं पूछना है, और अगर आपने सवाल पूछा तो आपको सजा मिलेगी।
ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। एक ऐसा दौर जब डर ही कानून था, सत्ता ही संविधान थी, जिस दिन लोकतंत्र की रगों में जहर उतर गया और जुबानों को हथकड़ी पहना दी गई। ये वही तारीख है, आज से 50 साल पहले रात का सन्नाटा सत्ता का सबसे बड़ा षड्यंत्र बना। यही है वो आधी रात की साजिश। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. जून 1975 आधी रात, जब एक लोकतांत्रिक देश की सांसों पर ताले जड़ दिए गए। आज उसी काली रात को 50 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या इमरजेंसी एक रात में थोप दी गई? बिल्कुल नहीं। उसकी जमीन बरसों से तैयार हो रही थी। सड़क पर, नारों में, कॉलेजों के गेट पर, लाठियों में और आंखों में टूटती उम्मीदों में, जिसकी यादें आज भी नासूर बनकर सामने आ जाती हैं। मैंने बहुत सोच विचार कर प्रयास किया। मैं मानता हूं ये संपूर्ण नहीं है, परंतु एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी मूल स्वभाव जिस देश का लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक देश के स्वभावगत लोकतांत्रिक देश की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को व्यक्ति के तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र का नाम है आपातकाल, जिसका उस वक्त अनेक लोगों ने पुरजोर विरोध किया, व्यक्तिगत नुकसान उठाकर भी विरोध किया। सामाजिक आर्थिक असंतोष की आंधी। 1971 की जीत ने इंदिरा गांधी को ताकत दी, लेकिन यह दशक केवल सत्ता का नहीं था, असंतोष का भी था। भारत आजादी के 25 साल बाद भी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। युवा पढ़ तो रहे थे, लेकिन नौकरियां नहीं थी। सिस्टम से मोह भंग था। फिल्में और संस्कृति में गुस्सा। बॉलीवुड भी इसी बेचैनी का आईना बन गया। शोले नहीं, दीवार और जंजीर की एंग्री यंग मैन वाली पीढ़ी तैयार हो चुकी थी। गीत संगीत तक में विद्रोह था। नुक्कड़ नाटक और हिंदी रंगमंच में व्यवस्था के खिलाफ स्वर गूंजने लगे थे। आपातकाल एक ऐसा काला दिन था जिसको भारतवासी कभी भूल नहीं सकते। करोड़ों करोड़ लोगों को अपने घरों में कैद कर देना, लाखों लोगों को जेलों में डाल देना, लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर ताला लगा देना। इमरजेंसी के लगाने का केवल एक कारण था कि इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी बरकरार रखें। कोर्ट के जजमेंट के बाद भी उन्होंने अपनी कुर्सी बरकरार रखने के लिए देश को आपातकाल में झोंक दिया था। और इंदिरा बनाम सिस्टम, कांग्रेस के भीतर विरोध को इंदिरा गांधी ने कुचलना शुरू कर दिया था। चुनावों में उनके प्रभुत्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता था, लेकिन जनता में असंतोष चरम पर था। 1972 से संसद में भ्रष्टाचार और महंगाई बहस का मुख्य मुद्दा बन चुके थे। इमरजेंसी का दौर इस देश के लिए बहुत ही एक तरह से काला इतिहास जिसे कहना चाहिए इस देश के लोकतंत्र के लिए, वो था 25 जून 1975 को श्री तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की रात में घोषणा की। और आपातकाल की घोषणा होते ही तमाम सारे राजनीतिक दलों के जो प्रमुख नेता थे और संघ के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनको सबको ही रात में ही उनके घर से अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। और उसके पश्चात आतंक का जो वातावरण प्रारंभ हुआ, उसी रात सारी प्रेस मीडिया सारा सब रात में ही सारे पेपर हटा लिए गए। सारे जो संचार माध्यम थे उनको हिदायत दे दी गई कि कोई भी बिना सरकार की अनुमति के कोई समाचार नहीं निकालेगा। जेपी आंदोलन की चिंगारी। 1974 में पटना से जेपी आंदोलन शुरू हुआ। छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी सभी सड़कों पर थे। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा सरकार को खुली चुनौती दी। संपूर्ण क्रांति का नारा पूरे भारत में गूंजा। जेपी ने सेना और पुलिस तक से कहा
के तानाशाही आदेश मत मानो। इंदिरा गांधी बौखला गई। उस समय ऐसा दौर था कि कोई भी खबर न समाचार पत्र में आती थी, कहीं भी नहीं आती थी। जब रेडियो में BBC लंदन चलता था तो तमाम भीड़ लग जाती थी समाचार सुनने के लिए। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर सकता था और तुरंत पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते थे और दुनिया भर की धाराएं लगाते थे। उस समय DIR और MISA 2 प्रमुख धाराएं थी। तमाम तरह की जो है आरोप लगा करके लोगों को जेल में बंद कर देते। हाई कोर्ट का झटका और सत्ता संकट। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, इस्तीफा या आपातकाल। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इंदिरा ने फैसला किया, लोकतंत्र को ठोक दो और लगा दी इमरजेंसी। इमरजेंसी 25 जून की आधी रात को श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे देश में लगा दिया और एक भयावह वातावरण पैदा कर दिया। लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए, प्रेस की स्वतंत्रता छीन गई, प्रेस पे ताले लगा दिए गए और जितने राष्ट्रीय हमारे नेता थे जो कांग्रेस के नहीं थे और कुछ तो कांग्रेस के भी, सबको रातों रात उठा करके बंद कर दिया गया। देश भर में ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गई कि लोग अत्यंत भयावह स्थिति में आ गए। लोगों को लगने लगा कि उन्हें दौड़ा करके पुलिस गोली मार देगी। इमरजेंसी के पहले की तैयारी। 1973-74 में ही MISA कानून लाया गया। प्रेस पर निगाहें रखी जा रही थी। RSS, समाजवादी, वामपंथी सभी सरकार के निशाने पर थे। इंदिरा के इर्द गिर्द केवल चापलूस थे। संजय गांधी, विद्याचरण शुक्ल, ओम मेहता सत्ता की भूख और डर दोनों मिलकर तैयार कर चुके थे इमरजेंसी का ब्लूप्रिंट। सड़कों का सच। गुजरात में चिमन भाई सरकार के खिलाफ आंदोलन, बिहार में छात्रों की लाठियों से लहूलुहान पीड़ी, रेलवे की देशव्यापी हड़ताल और लोकतंत्र से उठता भरोसा। सत्ता का तकिया अब कांटों से भर चुका था। अंतिम निर्णायक क्षण। जेपी का आंदोलन जन क्रांति में बदल चुका था। विपक्ष एकजुट था। इंदिरा जान चुकी थी, अगर अब सत्ता गई तो वापस नहीं आएगी। 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद एक लोकतंत्र थम गया। लेकिन उस थमे हुए वक्त के पीछे एक तूफानी कहानी थी जिसे आज समझना जरूरी है। इमरजेंसी की आधी रात अकेले नहीं आई। वो आई थी सड़कों के शोर, युवाओं के आक्रोश और सत्ता की तानाशाही से डरी हुई आत्मा के साथ। आज 50 साल बाद भी ये सवाल जिंदा है, क्या सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए एक देश को बंधक बनाया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कभी कविता में विद्रोह था तो कहानियों में क्रांति। 70 का दशक सिर्फ सड़कों पर नहीं, कागज और कलम की धार पर लड़ा गया। धूमिल की पंक्तियां सत्ता को चुभती थी, नागार्जुन की कविताएं सरकार को हिला देती थी और पत्रकार जेल चले गए। कवि प्रतिबंधित हो गए, लेकिन कलम तब भी नहीं झुकी। इमरजेंसी की स्याही में जो डर था वो इन पन्नों से टकरा गया। ये उसी आग की कहानी है जो लेखक लिख रहे थे और सत्ता उसे जलाना चाहती थी, क्योंकि अब सवाल पन्नों पर उतरते हैं तो कुर्सियां कांपती हैं। जब कागज पर लिखा गया सच सत्ता को चुभने लगे, जब कविताएं, कहानियां, गजलें विरोध का हथियार बन जाएं, तो कुर्सी डरने लगती है, सिंहासन कांपने लगते हैं। 1975 से पहले का भारत केवल आंदोलन की आंच से नहीं तप रहा था, बल्कि लेखनी की लौ से भी जल रहा था। धूमल की पंक्तियां, बाबा नागार्जुन की आवाज, पत्रकारों की धार और विश्वविद्यालयों का विद्रोह, ये सब
इंदिरा सरकार के खिलाफ एक वैचारिक युद्ध छेड़े हुए थे और जब कलम ने बोलना शुरू किया तो सत्ता ने आपातकाल का मुंह खोल दिया। सत्तर का दशक जब कविता ने विद्रोह करना सीखा। इंदु जी क्या हुआ आपको, नागार्जुन की ये पंक्तियां सड़कों पर तैर रही थीं। धूमिल, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुबीर सहाय, अज्ञेय, इन सब की कलम सत्ता के मुंह पर तमाचा बन चुकी थी। रेडियो पर कविताएं कट रही थीं, प्रकाशक डरकर पन्ने जला रहे थे। धर्मवीर भारती ने मुनादी लिखी और दुष्यंत कुमार ने एक बूढ़े आदमी को अंधेरे में रोशनदान बना दिया। यह दौर केवल साहित्य नहीं, पत्रकारिता का भी महायुद्ध था। जनसत्ता, दिनमान, बिल्ड्स ने सत्ता की नींव को हिला दिया था। कलमें झुकी नहीं, रुकी नहीं, सलाखों के पीछे जरूर गईं। कुलदीप नैयर, गिरधर राठी, प्रभाष जोशी, ये वो नाम थे जिन्होंने अखबार को अखबार नहीं, प्रतिरोध का पोस्टर बना दिया। लेकिन फिर आया वो आदेश, झुक जाओ, जिसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने तंज कसा था। उन्हें झुकने को कहा गया, वो रेंगने लगे। लेकिन कुछ थे जो रेंगते नहीं थे, बल्कि दीवारों पर सवाल उकेरते रहे। जेएनयू के कॉरिडोर, पटना यूनिवर्सिटी की दीवारें और बीएचयू की सभाएं सब सवालों से भरी थी। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का नारा इन विश्वविद्यालयों से उठकर संसद तक जा पहुंचा। युवा कवि, नाटककार, आलोचक और प्रोफेसर केवल किताबें नहीं पढ़ा रहे थे, बल्कि विचारों की मशाल जला रहे थे। सत्ता की नजर में यही विचार सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। यही वजह थी कि जेपी से लेकर चंद्रशेखर तक सबको जेल में डाला गया और जिन पन्नों में आग थी उन्हें राख करने की तैयारी शुरू हो गई। जेल में सिर्फ हथकड़ी नहीं थी, कलम भी थी। जेपी की जेल डायरी, कारावास की कहानी, चंद्रशेखर की नोटबुक, अटल बिहारी वाजपेयी की कैदी कविराय की कुंडलियां, ये सब सत्ता की दीवारों पर लिखे इंकलाब थे। अनुशासन पर्व कहने वालों के खिलाफ अटल जी ने लिखा, देती ये संदेश राज डंडे से चलता। ये वो लेखन था जो जेल के अंदर भी इंकलाब को जिंदा बनाए हुए था। आपातकाल केवल अखबारों या कविताओं में नहीं था, वो उपन्यास की जिल्द में भी छुपा हुआ था। राही मासूम रजा ने कटरा भी आरजू में सत्ता की दरिंदगी दिखाई। निर्मल वर्मा ने रात का रिपोर्टर में लोकतंत्र की रात का सच दर्ज कर दिया और सलमान रुश्दी ने कहा, 19 महीने लंबी रात। यही थी इमरजेंसी। जब कला भी डरने लगी थी, तब कुछ लेखक लाठी खा रहे थे और कुछ पेंटिंग में तानाशाही की तस्वीरें बना रहे थे। हां, इमरजेंसी में बहुत कुछ जलाया गया। किताबें, आवाजें, सवाल। लेकिन ये पन्ने राख नहीं हुए। इन्हीं पन्नों ने 1977 में लोकतंत्र की वापसी की नई पटकथा लिखी।
इन्हीं लेखों, कविताओं और उपन्यासों ने 19 महीने की अंधेरी रात के बाद सुबह की पहली रोशनी लौटाई। क्योंकि जब कुर्सी डरती है तो सबसे पहले कलम से डरती है, और जब कलम लड़ती है तो लोकतंत्र को जीता हुआ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।